हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज अध्याय 2 है। 2 का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप और इस अध्याय में हम देखते हैं भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। भौतिक स्वरूपों में हमने जैसे कि पहले अध्याय में देखा, उसी प्रकार दूसरे अध्याय में देखेंगे भौतिक विविधता किन-किन क्षेत्रों में कितनी है। देखिए यहाँ दिया है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। और आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश हम देखें तो अधिकांश तो मैदानी भूभाग ही है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित भी होंगे। और यदि जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। तो जो जिस भू आकृति में रह रहा है भूभाग में, उस तरह से वहाँ की जलवायु दशाएं, वहाँ के धरातलीय स्थलाकृतिक स्वरूपों से बिल्कुल परिचित होगा। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ये सारे सब प्रकार के भारत में हमें देखने को मिल जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बने। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें भी पाई जाती हैं। इनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। कुछ सैलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता भी पाई जाती है, क्योंकि जो मृदा होती है विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा कि विविधताएं क्यों है, शैलों में भिन्नता किस कारण से है? तो इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होते हैं। जो इसमें विविधताएं देखने में मिलती है, शैलों में भिन्नता यानी भिन्न-भिन्न प्रकार की उसमें जलवायु भी है, समय का कारक भी होता है, शैलों का भी अपक्षय वर्धन, इन सब के कारणों से हमें भिन्नता देखने को मिलती है। भारत देखें तो भारत एक विशाल भूभाग तो है ही, और इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। इसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त देखें तो कई कारक जैसे कि बाह्य प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल होती है, जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा भी हम देखें तो उच्चावचों का निर्माण होता है, उनका अपक्षय होता है, वो प्रभावित होते हैं, उनमें संशोधन होता रहता है। आगे हम कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से बात करें तो जो भूगर्भ शास्त्री है, तो भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत जैसे है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का है। और इससे हमारा क्या होता है, जो भारत में हम देखें उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का जो विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, सब में इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के द्वारा हमें उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी कुछ प्लेटों से बनी है, यानी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये बताता है कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी की परपटे जो है 7 बड़ी प्लेटों से बनी है और 7 बड़ी प्लेटों में बटी हुई है। देखिए प्लेटों की गति के कारण देखें तो प्लेटों की गति का जो कारण होता है, प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न करता है। उसी गति के कारण प्लेटों के अंदर से उसमें तनाव बल या संपीड़न बल लगाएगा, तो उसके द्वारा क्या होगा, हमें ऊपर भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप हमें जो प्लेट मूवमेंट होता है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, तो इसी के परिणाम स्वरूप हमें वलन देखने को मिल जाएगा। भ्रंशीकरण या ज्वालामुखी की जो क्रियाएं होती हैं, इन्हीं के साथ साथ हमें इसमें भूकंप भी देखने को मिल जाएगा, इन सब क्रियाओं के साथ ही। तो ये सारी प्रकार की क्रियाएं हमें प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं और ये बिल्कुल प्रमाणित भी करती हैं इन सारी क्रियाओं के लिए कि प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से अच्छे से इसको वर्णन करने का ये प्रयास भी करती है ये थ्योरी। सामान्य तौर पे इन प्लेटों की गतियों को 3 भागों में बांटा जाता है। आइए प्लेटों की गतियों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लेटों की 3 गतियों में बांटा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया अभिसारी, परिसीमा एक तो होता है, एक सीमा होता है अभिसारी, दूसरी अपसारी परिसीमा और तीसरा हो गया रूपांतर परिसीमा। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसमें प्लेटें मूवमेंट करती है, कैसे गति करती है। देखिए ये जो प्लेटें हैं तो अभिसारी में क्या होती है, अभिसारी जो परिसीमा है, बाउंड्री होता है, इसमें क्या होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री से कहते हैं। और इसमें 2 प्लेटें जो होती हैं एक पास आती हैं गति करते हुए। देखिए इसे किसमें हम इस तीर के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार से 2 प्लेटें एक पास आ रही है, यानी एक दूसरे के समान इसमें गति होता है और एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती है। इसे हम कहते हैं अभिसारी परिसीमा या इसे कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूसरा देखिए यहाँ पे दिया अभिसारी परिसीमा या डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है ये। इसमें देखिए यहाँ पे तीर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं
कि इसमें क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती हैं, गति करती हैं, मूवमेंट करती हैं। ये हो गया। और तीसरी जो इन प्लेटों के बीच में जो गति होती है, तीसरे प्रकार की गति, ये गति है रूपांतर परिसीमा की, यानी इसमें ना तो बिल्कुल एक दूसरे से दूर जाती हैं, ना पास आती हैं। इसमें क्रॉस करते हुए एक दूसरे को रगड़ते हुए एक दूसरे के समीप से क्या होती है, निकल जाती हैं। इसमें बहुत गड़गड़ाहट होता है और क्या होता है, भूकंप आने की संभावना इसमें रहती है। भूकंप यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रूपांतर परिसीमा में, जिसमें हम इस पर देख पा रहे हैं कि दोनों प्लेटें समानांतर एक दूसरे से कैसे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल जा रही हैं। देखिए इसमें जो प्लेटों की मुख्य हम कहें कि संरचनाएं क्या होती हैं, तो जो अभिसारित है यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम इसको ये भी कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेटें हैं प्लेटों का क्षय होता है यहाँ पे इन प्लेटों के माध्यम से। इसे हम विनाशात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं। विनाशात्मक क्योंकि दो प्लेटें, देखिए ये प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे इसको धस करके इसमें और इसका क्या होगा, विनाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो इस तरह से इसलिए हम इसको कहते हैं विनाशात्मक सीमा। यहाँ पे देखिए विस्तारित में क्या है, देखिए एक दूसरे के दूर जा रहे हैं, यहाँ पे गैप होगा, मेंटल से क्या होगा, मैग्मा इसमें से बाहर निकल के जमा होगा, प्लेटों में जुड़ता जाएगा और एक नई क्रस्ट का भी निर्माण करेगा। इस वजह से इसे क्या कहते हैं हम, रचनात्मक बाउंड्री, रचनात्मक परिसीमा भी कहते हैं। और इस प्रकार की सीमा में तो देखिए रूपांतरित सीमा में इसमें ना तो ह्रास हो रहा है ना निर्माण हो रहा है, हमें भूकंप की संभावना इसमें देखने को मिल जाती है। ये प्लेटों की विभिन्न गतियां, अभिसारित गति, अपसारी और रूपांतर। आगे हम देखते हैं, देखिए ये प्लेटों को भी दे दिया गया है यहाँ पे, चित्र के माध्यम से हम देख ले रहे हैं इसे। देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गया, ये हो गया दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल जो महाद्वीप है, महाद्वीप पे जो एक महाद्वीप है एक प्लेट का रूप ली हुई है। और हमारे प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, ये हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और जो हमारा भारत है, ये दोनों प्लेटों क्या है, जुड़ी हुई है, एक साथ ये मूवमेंट करती हैं। इसमें छोटी छोटी प्लेटें, गॉड प्लेटें भी हमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे अरेबियन प्लेट देखने को, यहाँ पे जुआन फूका प्लेट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे फिलीपींस छोटे से प्लेट देखने को मिल जाएगी, गॉड प्लेट है। लेकिन मुख्य प्लेटें हैं, ये बड़ी बड़ी प्लेटों का हम अध्ययन इसमें करते हैं, देख पा रहे हैं। तो यही देखिए ये बाउंड्री है। देखिए ये जो है मिड अटलांटिक रिज, ये हमें प्रदर्शित करता है अपसारित सीमा, यानी इसमें दो प्लेटें क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यहाँ से वही मैग्मा जो निकल रहा है अंदर से, यहाँ पे हमें कटकों का निर्माण दिखाई देगा। इसके साथ छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सागरीय पहाड़ियाँ इसमें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये होता है मैग्मा की निकलने की वजह से, ये है अपसारित बाउंड्री। यदि हम कहें अभिसरित परिसीमा देखें तो ये हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से, ये एंडीज पर्वत रॉकी और एंडीज के लगा हुआ है। इसी के कारण ही अभिसरित के कारण ही, अभिसरण होने के कारण ही हम कहेंगे रॉकी और एंडीज पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, इन दोनों के निर्माण में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे है अभिसरित, यानी यहाँ पे दोनों प्लेटें, एक महासागरीय प्लेट हो गई और एक हो गई महाद्वीपीय प्लेट, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो देखिए हमने तीन गतियां देखा, इसमें हम प्लेटों को देखें तो इनकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय। महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है, इनका डेंसिटी कम होता है। महासागरीय प्लेट काफी भारी होती है भारत इसमें, और इसका डेंसिटी क्या होता है, अधिक होता है महाद्वीपीय प्लेटों की अपेक्षा। तो ये हमारे प्रमुख प्लेटें हैं। यहाँ पे हमें यहाँ अंटार्कटिका प्लेट इधर दक्षिण में, ये यहाँ से ये हमें अंटार्कटिका प्लेट देखने को मिल जाएगा। जो हमें हिमालय यहाँ पे देखने को मिलता है, हिमालय क्या है, हिमालय भी हम कहेंगे ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, ये इधर उत्तर की तरफ गति कर रहा है। और यहाँ पे जो यूरेशिया से यूरेशियन प्लेट इधर गति करती है, तो यहाँ पे क्या है, हमें हिमालय पर्वत का निर्माण देखने को मिलता है। जितने भी पर्वत, फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्ड माउंटेन है जितने भी, सबका निर्माण जो है इन्हीं प्लेटों की अभिसरित या कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण ही, कन्वर्जेंट मूवमेंट करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, दबाव पड़ने से जो भी मलबे वहाँ पे जो भूसंरचनाएं होती हैं, जो जियो सिंक्लाइंस होते हैं, उसमें जो भी मलबे जमे होते हैं, उन पे दबाव पड़ने की वजह से वही मलबे क्या होते हैं, मोड़ के रूप में उभर आते हैं, मुड़ जाते हैं। फोल्ड उस पर दबाव पड़ता है, प्रेशर संपीड़न बल लगता है, तो कंप्रेशन फोर्स के कारण वो क्या होते हैं, मुड़ करके वही वाले पर्वतों का रूप धारण कर लेते हैं। तो उसी प्रकार का उदाहरण हमारा जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल एक न्यू फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। और ये भी जो हम यहाँ पे रॉकी देखते हैं उत्तरी अमेरिका पे, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज जो देखते हैं, सबसे क्या है, ये भी एक नवीन वाले पर्वत के ही उदाहरण है। जिस प्रक्रिया के थ्रू कहेंगे हिमालय का निर्माण हुआ है, ऐसे ही इनका भी कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण ही निर्माण हुआ है। जो दक्षिण अमेरिका में हम एंडीज देख पाते हैं,
तो दक्षिणी अमेरिका का जो एंडीज पर्वत है ये भी क्या पूरा लंबी श्रृंखला है, पूरे विश्व में पर्वत श्रृंखला ये। और ये जो हम देखते हैं हिमालय, हिमालय सबसे विश्व की ऊंची चोटी श्रृंखला, यहाँ पे कह सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची कहेंगे जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है, क्योंकि हिमालय में एवरेस्ट पर्वत हमें देखने को मिलता है, एवरेस्ट चोटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची है। यदि हम पूरे धरातल, स्थल और सागर दोनों को मिलाएं तो सबसे लंबी हमें एक पर्वत श्रृंखला रेंज मिलती है, ये मिड अटलांटिक रीज का, जिसका निर्माण हुआ है मैग्मा के निगलने के कारण। आगे हम देखते हैं, देखिए दिया गया है यहाँ पे कि जो हमने गतियां अभी देखी हैं, तो इसमें गतियों के बारे में बता रहा है कि 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं जो अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, कुछ प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं तो वो कहलाती है अपसारित परिसीमा। जैसे जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट भी सकती हैं, या एक प्लेट फिसल कर दूसरे प्लेट के नीचे भी जा सकती है। और कभी कभी ये एक दूसरे से साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती हैं, जिसे हम कहते हैं रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। क्षैतिज दिशा में एक दूसरे से करती है गति। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हम देखें तो लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण ही महाद्वीपों की जो स्थिति है या महाद्वीपों का जो आकार है, आकार में परिवर्तन हमें देखने को मिला है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से ही प्रभावित हुआ है। भारत की स्थलाकृतियों पे इन सारे प्लेटों की गति, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसे परिभाषित करती है। देखिए विश्व के जो अधिकतर ज्वालामुखी होते हैं या भूकंप जो आते हैं वो प्लेटों के किनारे पे ही स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटें किनारों से ही मूवमेंट करती हैं, उस वजह से वहां पे हमें ज्वालामुखी और भूकंप देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ प्लेटें अंदर भी पाई जाती हैं, कुछ भूकंप हमें या कुछ कह सकते हैं ज्वालामुखी हमें प्लेटों के बीच में भी देखने को मिल जाता है। देखिए भूपर्पट्टी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और इस प्रकार भारत जो है ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से ही अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, जैसे यूरेशियन प्लेट जो कि भारतीय प्लेट से विशाल है, तो उसे टकराई और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच जो टेथिस भूसंधि, टेथिस भूसंधि के बारे में सब पढ़े हैं, सब जानते होंगे कि ये जो एक जियोसिंक्लाइन है और उसे इसमें क्या हुआ और सारी चट्टानें जमा हुई, जो भी मलबे थे इसमें जमा होते चले गए और फिर यही वलित होकर के हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गए हैं। इन दोनों प्लेटों के एक पास आने से कंप्रेशन फोर्स लगने की वजह से ये टेथिस भूसंधि का मलबा हिमालय के रूप में परिवर्तित हो गया। देखिए गोंडवाना भूमि दी है। गोंडवाना भूमि क्या है? ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है जो गोंडवाना, क्योंकि 2 भागों में से बांट दिया गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। जो पैंजिया हमारा महाद्वीप था एक, तो वही दक्षिणी भाग जो है उसको गोंडवाना भूमि हम कहें, उसको गोंडवाना भूमि के नाम से जानते हैं, और इसके उत्तर में उसको अंगारा भूमि के नाम से, तो यही है गोंडवाना भूमि। देखिए टेथिस देखें तो टेथिस के हिमालय के रूप में उठने और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। ये द्रोणी जो बनी और समय के साथ साथ क्या हुआ, ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से जो नदियां बहती थी, तो वो नदियां क्या करते थे, अपने द्वारा जो अवसाद लेकर जाती थी, उन अवसादों को उसी द्रोणी में, इस द्रोणी में बहुत बड़ी जो द्रोणी थी, इस द्रोणी में निक्षेपित कर देती थी और धीरे धीरे ये फिर भर गए निक्षेपण करेंगे तो इसी प्रकार से जो जलद निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग बना, उसे हम वर्तमान समय में भारत के क्या करते हैं, उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। वो द्रोणी नदियों के मलबे द्वारा भरने के कारण रूप ली भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए भारत में देखें तो भारत की जो भूमि है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर देखें तो प्रायद्वीपीय भारत जो है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, यानी माना जाता है कि स्थिर ज्यादा हलचल नहीं होता है उसके अंदर, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। और हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय तो अस्थिर है क्योंकि नवीन पर्वत है, वर्तमान समय में भी वो बढ़ रहा है, भूवैज्ञानिक बता रहे हैं। हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, उत्तरी मैदान जल और निक्षेपों से बने हैं। और प्रायद्वीपीय पठार देखें तो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से व कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना हुआ ये भारत की भूआकृतिक विविधता है। मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में देखें तो देखिए भारत की भौगोलिक आकृतियां निम्नलिखित वर्गों में से विभाजित किया जा सकता है। आइए यहाँ पे देखते हैं, देखिए दिया हुआ है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, एक ये भू आकृति हो गई। दूसरी होगी उत्तरी मैदान, तीसरी होगी प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हो गया भारतीय मरुस्थल,
पांचवा हो गया तटीय मैदान, वो छठवां हो गया द्वीप समूह। ये प्रमुख क्या है, भारत के भूआकृति प्रदेश है। तो आइए हम देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। देखिए हिमालय नवीनवर्णित पर्वत है, सब जानते हैं। और देखिए भारत की जो उत्तरी सीमा पे विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से जो है युवा है। जो भारत की उत्तरी सीमा पे है हिमालय, ये युवा पर्वत है, नया पर्वत है एकदम। और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला का भाग है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के इसका विस्तार हमें ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व में देखने को, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला ये जो है एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है हिमालय। हम देख पाते हैं कि अर्धवृत्त के रूप में पश्चिम से पूर्व तरफ ऐसे फैला हुआ है भारत में, तो इसलिए ये अर्धवृत्त का भी निर्माण करता है। और इसकी चौड़ाई कश्मीर में क्या है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि पश्चिम हिमालय की चौड़ाई अधिक है और पूर्व में इसकी ज्यादा चौड़ाई क्या होती है, कम होने लगती है। यहाँ देखिए इस चित्र में दिखाया गया हिमालय का वर्णन दिया गया है, मुख्य मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे पामीर की गांठ है, माना जाता है कि यहाँ से क्या है बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं निकली हैं। यहीं से कुनलुन श्रेणी पूर्व की तरफ, या हिंदू कुश पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला पश्चिम की तरफ इसका विस्तार देखने को मिलता है। भारत में देखिए तो देखिए यहाँ का इसको भी हम 4 भागों में, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी भाग होता है ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय वो आउटर हिमालय, 4 भागों में से बांट दिया जाता है। तो 4 भागों में इस तरह से इसे डिवाइड किया जाता है। जो सबसे इसमें ग्रेट हिमालय, इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हमें देखने को मिलती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए काराकोरम दादा यहाँ पे दिखाया गया है। और देखिए काराकोरम में पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के भाग है। काराकोरम, लद्दाख, यहाँ पे हमें जास्कर, ये जो 3 श्रेणियां हमें देखने को मिलती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी, ये चारों श्रेणी हमें क्या है, ये बिल्कुल ट्रांस हिमालय के ही भाग हैं। इसके बाद देखिए ये दिया, उसके नीचे हमें देखिए शिवालिक श्रेणी जो दिया हुआ है, सबसे बाहरी श्रेणी है, ऊंचाई भी इसकी कम है और सबसे बाहरी श्रेणी है। इसके साथ ही यहाँ पे इसमें मुख्य मुख्य चोटियां हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कामेट चोटी, ये हिमालय पर्वत की मुख्य चोटी में कामेट चोटी है। यहाँ पे नंदा देवी उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट देख पा रहे हैं हम, एवरेस्ट यहाँ पे नेपाल की और नेपाल की सीमा पे स्थित है एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एवरेस्ट। इसके बाद एक कंचनजंगा हम चोटी देख पा रहे हैं, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में देख पा रहे हैं हम। यहाँ से विभिन्न नदियों को देख पा रहे हैं, नदियां निकली हुई हैं इस तरह से। देखिए सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी तंत्र देखिए इसमें झेलम, रावी और सतलुज, ये सब प्रमुख नदियां हैं। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज ये प्रमुख सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। और हिमालय से ही देखें तो हिमालय से हमें उत्तर के विशाल मैदान में गंगा नदी को देख पा रहे हैं, गंगा नदी निकलती है। गंगा, फिर यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, इसमें प्रवाहित होते हुए इसके साथ साथ और भी अन्य सहायक नदियां हैं इसके गंगा की, कहेंगे यहाँ पे होगी घाघरा नदी, फिर गंडक नदी आके मिल रही है नेपाल से, फिर कोसी नदी जिसे बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और देखिए यहाँ पे इधर से जा रही है चंबल, चंबल जो यमुना की सहायक नदी है, फिर ये भी यमुना में, यमुना जाके गंगा मिल जाती है। और सोन, अमरकंटक इधर से पहाड़ी से निकलती है ये नदी, सोन नदी, जो कि बिहार में पटना में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये प्रमुख कह सकते हैं कि सहायक नदियां हैं, ये नाम याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ पश्चिमी हम भारत में देखिए, अरे पूर्वी भारत में, ये बिल्कुल पूर्वी जो भारत है इसमें यहाँ पे पटकाई बूम श्रेणी, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी मिजोरम में, और गारो खासी जयंती है, ये पहाड़ी तौर महत्वपूर्ण है जो कि मेघालय में स्थित है। और ये पहाड़ियों का क्षेत्र जो है विश्व के सबसे अधिकतम वर्षा क्षेत्रों में से एक है। गारो खासी जयंती जो पहाड़ियां इसी बीच में, जो हमें मौसिन राम जो देखने को मिलता है स्थान, वहाँ पे विश्व का सबसे अधिकतम वर्षा दर्ज किया गया है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये हम देख पा रहे हैं इसको, इसमें देखिए हम देखिए नदियों को देखिए, यहाँ पे हम अरावली पर्वत श्रृंखला को देख पा रहे हैं राजस्थान में, जो कि क्या एक वलित पर्वत है, ये भी रहा है लेकिन बिल्कुल पुराना हो चुका है, एकदम पुराना हो चुका है ये। और अवशिष्ट श्रेणी के रूप में हम इसे देख सकते हैं। फिर मध्य भारत में देखें तो विंध्याचल, यहाँ पे विंध्य श्रेणी देख पा रहे हैं, फिर विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा श्रेणी, फिर महादेव पहाड़ियाँ,
ये सारे हम देखेंगे तो विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, ये विंध्याचल श्रेणी होगी, ये सतपुड़ा, इन दोनों के मध्य से हमें नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी में बहते हुए पश्चिम में, ये पश्चिम की तरफ बहती है। और पश्चिम में बहने के यही कारण कि भ्रंश दरार के माध्यम से, भ्रंश के माध्यम से बहती है, इसलिए क्या होता है कि पश्चिम में अपना मुहाना बनाती है। और इसी में इसके अंदर सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियों के बीच से जा रही है ताप्ती नदी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। इसके साथ देखिए इसका ये तो हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, दक्षिण का दक्कन का पठार हो गया, ये हो गया हमारा पश्चिमी तट हो गया, ये हमारा यहाँ से पूर्वी तट हो गया। पूर्वी तट को हमें दो भागों में देखते हैं, एक तो जो दक्षिणी वाला भाग है कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, और इसके उत्तर वाला भाग उत्तरी सरकार। इसी प्रकार हम पश्चिमी जो घाट है इसको भी कोंकण तट के रूप में देख पा रहे हैं। कोंकण तट हुआ यहाँ पे मालाबार तट। देखिए इसके अलग देखिए गिर श्रेणी हमें गुजरात में देखने को मिल जाएगी। अब ये तो पश्चिम की तरफ मुख्य जो नदियां हैं नर्मदा, तापी, और भी उनमें सहायक नदियां उनकी है, जैसे कि माही नदी है, माही नदी जो कि बहती है, ये जा करके यहाँ पे खंभात की खाड़ी में जाके गिर रही है। और यदि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार में या प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदियां बह रही हैं, तो देखिए गोदावरी प्रमुख नदी है, गोदावरी जो कि बंगाल की खाड़ी में भी गिर रही है। यहाँ पे कृष्णा नदी देख पा रहे हैं, महाबलेश्वर श्रेणी से निकलती है। फिर एक कावेरी, तो इसमें प्रमुख दक्षिणी भारत में प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा व कावेरी प्रमुख, इनके और सहायक नदियां हैं इसमें साथ साथ, क्योंकि ये प्रमुख नदियां हैं जो कि दक्षिणी भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसके अलावा हम नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अन्नामलाई अनाईमुदी जो कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुदी। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की स्थिति देख पा रहे हैं, पूर्व में पश्चिम अरब सागर देख पा रहे हैं। ये हमारा ये प्रमुख नदियां जो है गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, चंबल, ये सब मिला करके क्या करती हैं हमारे उत्तर विशाल मैदान का निर्माण कर रही है। जा करके फिर ब्रह्मपुत्र से मिलकर ये नदी, देखिए प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, जो कि इसको चीन में सांगपो, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत में सांगोपो के नाम से जानते हैं। और ये प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करी और अरुणाचल प्रदेश से और आकर असम होते हुए ये आके पश्चिम बंगाल में, और ये गंगा नदी दोनों मिल जाती हैं, मिलकर के यही पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये दोनों मिलकर के यहाँ पे इसका निर्माण करती हैं ये नदियां। और यही हम कहेंगे गंगा की सहायक नदियों द्वारा ही उत्तर का जो विशाल मैदान है भारत का, ये निर्माण देखने को मिलता है। इसका प्रमुख योगदान इन नदियों का ही है। आगे हम देखते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे देखिए दिया कि जो भाग भारत है, जो पश्चिमी भाग है, भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को देखें तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। इस श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में इस श्रृंखला को हम महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, और उसे हिमाद्री भी कई नाम है, ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय में। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, यानी ज्यादा उसमें ये क्या है, सतत है, ज्यादा टूट फूट इसमें नहीं है, और जिसमें कि 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर भी हैं। इसमें सबसे अधिक हम जो चोटियां हैं ना देखने को मिल जाएंगी, इनकी ऊंचाई देखने को मिलेगी कि 6000 मीटर से ही अधिक है। इसमें हिमालय के जो है सबसे प्रमुख जो शिखर आते हैं इसमें स्थित है। यहाँ पे देखिए दिया गया है हिमालय के कुछ ऊंचे शिखरों के बारे में, जिसे माउंट एवरेस्ट दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट जो कि स्थित है नेपाल देश में, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। तो देखिए इसकी भी ऊंचाई बढ़ रही है। और कंचनजुंगा देखिए ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर। मकालू देखें तो नेपाल में स्थित है, 8481 मीटर लंबाई है। धौलागिरी है नेपाल में है ये भी, और 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंगा पर्वत ये स्थित है भारत में, और इसकी ऊंचाई 8126 मीटर। अन्नपूर्णा की बात करें तो ये नेपाल में है और 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी भारत में है और 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट देखें तो कामेट भारत में है ये, और इसकी ऊंचाई है इस चोटी के 7756 मीटर। नामचा बरुआ ये भी भारत में ही है अरुणाचल प्रदेश में, और 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरला मानधाता ये स्थित है नेपाल में, और इसकी ऊंचाई है 7728 मीटर। तो इसके देखिए इसमें जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं ना ग्रेट हिमालय में, उनकी ऊंचाई जो है हमें औसतन 6000 मीटर देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए देखते हैं जो महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है असममित है। हिमालय के इस भाग को जो क्रोड वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, और यह श्रृंखला हमेशा क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती है। इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं।
अतः इसे बहुत सी नदियों का प्रवाह है, यानी जो भी नदियां निकलती हैं हमें ग्रेट हिमालय के ही हिमाद्री से, जो भी ग्लेशियर होते हैं वहीं से हमें इनकी उत्पत्ति देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमेशा बर्फ से जमे रहते हैं और वो क्या होता है जल स्रोत के रूप में वहां से फिर नदियां ओरिजिनेट होती हैं। आगे देखेंगे दिया है कि महान हिमालय में पाए जाने वाले जो हिमालय हैं, हिमालय थद्दरों के नाम हम देखते हैं इसमें, और भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ उत्तर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। नहीं तो हम देखें सबसे एवरेस्ट तो हमें नेपाल की सीमा पे वो थोड़ा सा सिक्किम के पास भी देखने को मिल जाता है, इसलिए दोनों की बाउंड्री पे हमें उसकी स्थिति देखने को मिलती है। आगे हम यहाँ देखते हैं, देखिए हिमाद्री जो है, हिमाद्री के दक्षिण में हमें कौन सी श्रृंखला मिलेगी, तो इसमें दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, यानी असम का मतलब मतलब उनमें जो श्रृंखलाएं हैं बीच बीच में गैप मिलेगा। एवं हिमाचल तथा निम्न हिमालय के नाम से इसे जानते हैं, जो ग्रेट हिमालय के दक्षिण में है इसे हम हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, और जबकि जो पीर पंजाल श्रृंखला है, पीर पंजाल इसी के हिमाचल हिमालय का या मध्य हिमालय का ही पार्ट है, तो ये सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है मध्य हिमालय का। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है इस श्रृंखला के। आगे दिया है कि इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी स्थित है। हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी इसी श्रृंखला में हमें देखने को मिल जाएंगी। तो हिमाचल हो गया, हिमाचल की कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी सब इसी में स्थित है हिमाचल हिमालय में, और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। पहाड़ी नगर बहुत सुंदर सुंदर, पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही खूबसूरत नगर है, यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो इसी हिमाचल हिमालय में इनकी स्थिति हमें देखने को क्या होगी मिल जाती है। आगे हम देखते हैं, देखिए हिमालय पर्वत का चित्र दिया गया है, कितना सुंदर मनोरम लग रहा है। आगे हम देखते हैं यहाँ हिमालय के सबसे जो बाहरी श्रृंखला है, अब इसे क्या कहते हैं, शिवालिक, शिवालिक कहेंगे इसे। इसकी चौड़ाई को दिया है जो ये 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से क्या होती है, ढकी हुई होती है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना, जो बीच बीच में हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो घाटियां है ना, इसे दून के नाम से जाना जाता है। और कुछ प्रसिद्ध दून के नाम दिया हुआ है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून व पाटली दून, ये प्रमुख दून है। इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में स्थित ये घाटियां हैं। तो ये यदि हम आगे देखें तो आगे दिया है कि इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को हम पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित करते हैं। ये तो हमने उत्तर दक्षिण देख लिया, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो इस तरह से। अब दे रहा है कि हम इसको किस तरह से बांटते हैं, पश्चिम से पूर्व के आधार पर भी इसे हम विभाजित करते हैं। जैसे इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है, इनका वर्गीकरण। इसके साथ ही उदाहरण के लिए देखें तो सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम में देखें तो पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच का जो स्थित हिमालय, इसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली से फिर तीस्ता नदियां तक देखें तो ये नेपाल हिमालय का एक तीस्ता एवं दिहांग नदियां असम हिमालय के सीमांकन करती हैं। यानी हम एक कुमायूं हिमालय देख लिया, उसके पूर्व में हमें देखने को मिल जाएगा नेपाल हिमालय, फिर लास्ट में है असम हिमालय। तो हिमालय के ये कुछ क्षेत्रीय नाम हैं जो कि हमने अभी अध्ययन किया है। आगे हम इसमें देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। इसके बाद यहाँ पे दिहांग जो महाखंडीय गार्ज है, इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ यानी मुड़ जाता है दक्षिण की तरफ बनाते हुए, ये भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। जो दिहांग गार्ज है, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जानते हैं हम। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, तो उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि अवसादी शैलों से बने हैं, और ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं, जो हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को देखेंगे तो यहाँ पे अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। और पूर्वांचल में जो मुख्य पहाड़ियां हैं, इनका नाम है पटकाई, नागा, मेजो तथा मणिपुर की पहाड़ियां शामिल है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में। देखिए यहाँ पे मेजो पहाड़ी का चित्र दिया हुआ है, अति मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है ये। आगे हम देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। देखिए उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण देखते हैं किन किन प्रमुख नदियों से हुआ है। देखिए उत्तरी मैदान जो है 3 प्रमुख नदी प्रणालियों
इसमें सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और इनकी सभी सहायक नदियों से मिलकर के बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन रोडी में देखें तो जलोढ़ों का निक्षेप हुआ और उन्हीं अवसादों या जलोढ़ों के निक्षेप से इस विशाल मैदान का निर्माण हमें देखने को मिलता है। इसमें ये उपजाऊ मैदान का निर्माण, इसका विस्तार जो है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया, ये उत्तरी मैदान का एक भूदृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई जो इसका दिया है 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर से लेकर ये 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हमें औसतन देखने को मिलती है। ये जो है सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि मृदा बहुत उपजाऊ है तो कृषि कार्य के लिए काफी उपयुक्त दशाएं उपलब्ध हैं। अन्न उत्पादन होता है, इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या भी सघनता भी अधिक देखने को मिलता है हमें। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ पे कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र भी है। देखिए यहाँ पे ये फैक्ट दिया है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी में स्थित है एक माजुली द्वीप, जो कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और जहाँ पे लोगों का निवास स्थान भी है। सघनतम कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भी ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे दिया है कि उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हुई हैं, यानी जो अवसाद लाती हैं उत्तर के पर्वतीय भागों से, वो ला करके इस गंगा के मैदान में निक्षेपित करने लगती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसके परिणाम स्वरूप जो नदियां होती हैं उसमें हमें नदी द्वीपों का निर्माण देखने को मिलता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं और इन धाराओं को हम कहते हैं वितरिकाएं, यानी जो बहुत सारी धाराओं में बट जाती हैं उन धाराओं को हम वितरिका नाम से जानते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पे दोआब का क्या अर्थ होता है, दोआब किसे कहते हैं। देखिए दोआब जो होता है दो नदियों के बीच का भाग होता है, दो नदियों के बीच का जो स्थित भाग होता है उसे हम दोआब कहते हैं। ये दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब। आब का अर्थ होता है पानी, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो जो पानी की जल धाराएं हैं या दो जल धाराओं के बीच में स्थित क्षेत्र को हम, या दो जल धाराओं के मिलने से उसके अवसादों के निक्षेपण से जिस भूमि का निर्माण होता है उसे हम दोआब कहते हैं। यहाँ पे दिया है पंजे से पंजाब हम देखते हैं, तो आब से मतलब हो गया पानी यानी जल धाराएं, और पंज का मतलब हो गया 5, तो इसलिए हम पंजाब देखें तो पंजाब लगभग हमें देखने को मिलेगा कि 5 जल धाराओं का वो क्षेत्र है। आगे उत्तरी मैदान के बारे में दिया है कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में हम विभाजित करते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो पंजाब का जो मैदान है हम कह सकते हैं कि इसका जो पश्चिमी भाग है अधिकांशतः भाग हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और सिंधु तथा इसके सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज ये हिमालय से निकलती हैं और मैदान के इस भाग में दोआबों की बहुत संख्या अधिक हमें देखने को मिल जाती है। जो कहें कि पंजाब का जो मैदान है इसमें हमें दोआब बहुत देखने को मिल जाएंगे। गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तरी भाग के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और इसके साथ इसमें पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। आगे दिया है कि उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, और यह सही नहीं है क्योंकि इन विस्तृत मैदानों की जो भौगोलिक आकृतियां हैं इसमें भी हमें विविधता या भिन्नता देखने को मिलता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है उसके बनावट के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं इन 4 भागों का एक एक करके। देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ दिया कि नदियां जो है पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल जो बाह्य हिमालय है इस ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का ये निक्षेप करती हैं। इसे इस भाग को कहते हैं हम भाबर के नाम से जानते हैं।
यानी 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में जो अवसाद अपने लाते हैं, बड़े-बड़े जो पत्थरों के भाग होते हैं, वो उनका निक्षेपण कर देते हैं। इसे भावर के नाम से जानते हैं और सभी सरिताएं क्या होती है, इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। बड़े पत्थरों के आच्छादन से वो नदियां लुप्त हो जाती हैं, हमें नहीं दिखाई देती हैं। और इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः क्या होती हैं, बाहर निकल आती हैं एवं यहाँ पे नम दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इस भाग को हम कहते हैं तराई, यानी सबसे उत्तरी हो गया भाबर, फिर उसके बाद आता है तराई, जहाँ पे नदियां दिखने लगती हैं। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र होता है, जो तराई भाग होता है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी थे, तो उन शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क, इसमें एक दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है और उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है, यानी पुरातन जलोढ़ मृदा हमें देखने को मिल जाएगी, जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से हम जानते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में हमें चूनेदार, मतलब चूने के निक्षेप अधिक देखने को मिलेंगे और जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। जो बिल्कुल नवीन जलोढ़ मृदा होती है, इसे हम खादर कहते हैं, और जो थोड़ी पुरानी हो जाती है, उसे हम बांगर, यहाँ पे दिया है बांगर के नाम से, और सबसे नवीनतम खादर। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है यानी खादर, तो प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा जो बाढ़ का मैदान का निर्माण किया जाता है, जो हर प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ आता है उसमें जो अवसाद लाती है, साथ में उसके निक्षेप द्वारा इसका निर्माण होता है, इसलिए सबसे नवीनतम होता है और इसलिए उपजाऊ भी होते हैं तथा गहन कृषि के लिए आदर्श भी होते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, दिया है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार जो है, देखिए प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल, यानी इसका स्वरूप जो मेज के आकार का है, जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा भी है। इस पठारी भाग में चौड़ी छिछली घाटियां, नदियों की घाटियां, जो यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार इसमें जो नदियां हैं, इनकी घाटियां हमें काफी चौड़ी और छिछली देखने को मिलेगी, बहुत गहराई नहीं है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार का एक यहाँ पे परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है और ये भी कारण है क्योंकि ये काफी कठोर है, इस वजह से यहाँ पे नदियां बहुत गहरे गाज का निर्माण नहीं कर पाती हैं, गहरे घाटियों का निर्माण नहीं कर पाती हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमें गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। इस पठार के दो मुख्य भाग है, एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा एक है दक्कन का पठार। इसका अधिकांश भाग देखें तो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगा। तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार दो भागों में हमने इसे बांट दिए प्रायद्वीपीय भारत को। इसमें नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है और उसे ही हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। यानी जो मध्य उच्च भूमि है, ये कहेंगे नर्मदा नदी के उत्तर में स्थिति इसकी हमें देखने को मिलेगी। आगे है कि विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में हमें अरावली से घिरी हुई, यानी जो मध्य उच्च भूमि है सेंट्रल आइलैंड, ये विंध्य श्रृंखला इसके दक्षिण में है और देखें तो उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला के द्वारा ये मध्य उच्च भूमि जो है घिरी हुई है। पश्चिम यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की तरफ ये सब नदियां बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को भी दर्शाते हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है और इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से हम बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं और स्थानीय नाम है इसका बुंदेलखंड व बघेलखंड। इसके पूर्व के विस्तार को हम दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है, यानी पूर्वी भाग में हमें देखने को मिल जाएगी कौन सी नदी, दामोदर नदी, और यहाँ पे ही छोटा नागपुर का पठार इसके पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला, यानी जो दक्षिण का पठार है इसके उत्तर में हमें सतपुड़ा श्रृंखला देखने को मिल जाएगी, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी भागों में विस्तृत है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। वो दक्षिण के पठार पश्चिम में जो है ऊंचा एवं पूर्व कम ढाल वाला है, यानी जो देखें तो पश्चिम की तरफ, पश्चिम घाट की तरफ इसकी ऊंचाई अधिक है, पूर्वी घाट की तरफ धीरे धीरे ढाल इसका कम होता जाता है।
इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कहा जाता है। जो मेघालय है हमें पूर्वी राज्यों में देखने को जो मिल जाता है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा माना जाता है। कार्बी एलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से क्या हो गया था, अलग हो गया। पश्चिम में पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं ये हैं गारो, खासी तथा जयंतियां। ये महत्वपूर्ण 3 श्रृंखलाएं हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पे देखें तो पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पूर्वी सिरे पे पूर्वी घाट, पश्चिमी सिरे पे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर ही स्थित है और ये सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट व पाल घाट की जो स्थिति हमें देखने को मिल जाएगी पश्चिमी घाट में। देखिए जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, सतत है और पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार हमें देखने को मिलेगा महानदी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। पूर्वी घाट का विस्तार देखने को मिल जाएगा, यानी उत्तर में महानदी घाटी स्थित है और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इसकी विशेषता है कि पूर्वी घाट जो विस्तार सतत नहीं है, यानी बीच बीच में बहुत जगह टूटा फूटा है। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः नदियां जो निकलती है पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में हमें देखने को मिलेगा कि मुहाना बनाते हैं और इस वजह से ये पूर्वी घाट जो है हमें असतत देखने को मिलेगा, बीच बीच में कटा फटा। ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकरा कर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से हम जानते हैं और पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंची तो है ही, लेकिन इसकी जो पश्चिमी घाट की भौतिक विशेषताओं की बात करें तो ये पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है और इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। जैसे अनाईमुदी हो गया, इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। डोडा बेटा हो गया, इसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। जो अनाईमुदी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। और वहीं जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर है वो है अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। आगे है कि पूर्वी घाट के हम देखें दक्षिण पश्चिम में सेवराय, जावेदी की पहाड़ियां स्थित हैं। उडुग मंडल जैसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। कोडाइकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, यानी काली मृदा काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। जो काली मृदा का विस्तार क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत में, इसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के द्वारा ये निर्माण हुआ है काली मृदा का, इसलिए इसे आग्नेय शैल कहते हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिसने काली मृदा का निर्माण हुआ, काली मृदा को जन्म दिया। अरावली की जो पहाड़ियां हैं प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पे स्थित हैं और ये बहुत ही अधिक अपरदित है और खंडित पहाड़ी हो चुकी है, प्राचीनतम पहाड़ी। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व की दिशा में इसका विस्तार हमें अरावली पहाड़ियों का देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। देखिए अरावली भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान में है और इसी के आसपास अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर ही हमें थार का मरुस्थल देखने को मिलता है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, क्योंकि वर्षा नहीं होती है तो वनस्पतियों बहुत कम उगती हैं यहाँ पे। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मौसम के अनुसार। मौसमी नदियां जो कि वर्षा ऋतु में बहती हैं धरातल पे, फिर वो लुप्त हो जाती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक भी नहीं जाती हैं। आंतरिक नदी बेसिन का ही निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र की नदियां केवल लूनी नदी है जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है थार के मरुस्थल की। बरकान देखें तो जो बरकान होता है यह मरुस्थलीय एक स्थलाकृति होती है, भूदृश्य होता है। यह अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है जिसे हम बरकान या बरखान के नाम से जानते हैं
और इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के सम्मुख प्रमुखता से पाए जाते हैं। इस प्रकार के टीले हमें भारत और जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है इस पे अधिक देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये भारतीय मरुस्थल का चित्र दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं, यदि आप जैसे जैसलमेर जाएं तो यहाँ पे हमें बरकान के समूह क्या है बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं तटीय मैदान के बारे में। तो देखिए तटीय मैदान के बारे में दिया है कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारे जो संकीर्ण तटीय पट्टियां हैं, तो इन्हीं संकीर्ण तटीय पट्टियों के सहारे में तटीय मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। ये पश्चिमी अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तटीय मैदान पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है और इस मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है जो पश्चिमी तटीय मैदान है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा गया है, जिसका विस्तार हमें मुंबई तथा गोवा तक देखने को मिलता है। इसके मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान एवं दक्षिणी भाग को कहा गया है मालाबार तट। यानी ये 3 प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य है ध्यान रखने योग्य कि उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को हम कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। आगे के बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान है, इसको भी इसी तरह से बांटा गया है। विस्तृत है, साथ साथ समतल है। इसके उत्तरी भाग को देखिए नाम यहाँ दिया गया, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा गया है, कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से हम जानते हैं। आगे इसमें बड़ी नदियां जैसे पूर्वी घाट में या पूर्वी तटीय मैदान में जो बहने वाली हैं, इसमें प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी नदी। देखिए तटीय मैदान का यहाँ पर भूदृश्य दिखाया गया है, किस प्रकार से कृषि कार्य करती हुई महिलाओं को दिखाया गया है, बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। इसके साथ ही देखिए हमने पढ़ा महानदी, देखिए इसके साथ एक कृष्णा हो गया, कावेरी, गोदावरी, ये सब प्रमुख नदियां हैं जो कि पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण करती हैं। इस तट पे विशाल डेल्टाओं का भी निर्माण देखने को मिलता है हमें। इस पे देखें तो चिल्का झील जो है पूर्वी तट पे इसकी महत्वपूर्ण भूलक्षण, यानी चिल्का झील एक महत्वपूर्ण क्या लैगून झील है जो कि हमें पूर्वी तट पे ही देखने को मिलेगा। उड़ीसा में इसकी स्थिति में देखने को मिल जाएगी चिल्का झील की, जो कि खारे पानी की झील है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। देखिए द्वीप समूह के बारे में हम बात करें तो भारत का जो मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है और इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह स्थित है और देखिए इसे अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। केरल का जो मालाबार तट है इसके पास हमें स्थिति लक्षद्वीप की मिल जाएगी। ये द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, यानी इसका निर्माण अधिकांशतः प्रवाल जीवों के अवशेषों से बना है और पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है और कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है या राजधानी कह सकते हैं, जो कावारत्ती के लक्षद्वीप की। इस द्वीप समूह का पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास ही नहीं है, यहाँ पे मात्र एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी की बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला एक हमें देखने को मिलेगी और इसे हमने नाम दिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह जो है आकार में क्या है, बड़ी संख्या में है और कई संख्या में यहाँ पे हमें छोटे छोटे द्वीप भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ दिया है कि ये बहुत बड़े आकार संख्या में बहुत बिखरे हुए हैं और यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार द्वीप। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है और ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। इस वजह से यहाँ की जलवायु क्या है, विषुवतीय है, भूमध्य रेखीय है और इस वजह से काफी यहाँ पे हमें घने जंगल भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जलवायु कैसी होगी उस आर्द्र, इस वजह से वृक्षों की, जंगलों की हमें प्रधानता देखने को मिल जाएगी। आइए हम देख लेते हैं प्रवाल क्या होते हैं। जैसे कि हमने भी पढ़ा है कि लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है, एक प्रकार से प्रवाल से निर्मित है। तो देखिए जो प्रवाल होता है ये एक तरह से क्या होते हैं, जीव होते हैं। तो प्रवाल
पॉलिप्स जो होते हैं एक कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो कि एक समूह में रहते हैं। और इनका विकास क्या है, जो छिछले और गर्म जल होता है, बहुत गहराई में नहीं, छिछले होते हैं जलाशय जहाँ पे, वहां पे इनका निर्माण देखने को मिलेगा। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है और प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां ही टीले के रूप में क्या होती हैं, समय अनुसार जैसे जैसे ये मरते जाते हैं इनका जमाव होता जाता है। तो उसी से फिर उनके जमाव द्वारा ही हमें जो भाग का निर्मित होता है उसे हम प्रवाल द्वीपों के नाम से जानते हैं। उससे कहेंगे एक द्वीप का निर्माण हो जाता है इनके अवशेषों से। तो इनके द्वारा निर्मित जो द्वीप होते हैं प्रवालों द्वारा, पॉलिप्स के द्वारा, तो इसको 3 भागों में विभाजन किया जाता है। पहला का नाम है प्रवाल रोधिका द्वीप, दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति तथा तीसरा है प्रवाल वलय द्वीप। इस प्रकार से विभाजन किया गया है। जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये क्या है, प्रवाल रोधिका का ही एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्शसु आकार के वाले होते हैं। देखिए आगे दिया है कि भारत एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है बैरन द्वीप पे। और विभिन्न भू आकृति विभागों का हम देखें तो यदि विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है और उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडारों का स्रोत है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है, इसके विकास में, आर्थिक विकास में विशेष भूमिका निभाती है। तटीय क्षेत्र देखें तो ये मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए, आयात निर्यात के लिए, व्यापार के लिए सुविधाएं प्रदान कराता है। इस प्रकार के देश को जो विविध भौतिक आकृतियां हैं, भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं और देश के विकास में भी बहुत इनका योगदान है। तो इस प्रकार से हमने भारत के भौतिक विभाजन को देखा, इनकी विशेषताएं देखा, किस तरह से देश के विकास में इनका योगदान है, किस किस विशेषता के लिए ये सब प्रसिद्ध है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।